नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल हाईफाई स्टडीपीडिया में। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 10वीं के केमिस्ट्री का अध्याय जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण का अध्ययन करेंगे। यानी इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के अम्ल, क्षारक एवं लवण की पूरी जानकारी को हासिल करेंगे और यहाँ पे आपको मेरा नोट्स मिलेगा जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद से आपको अम्ल, क्षारक एवं लवण अध्याय से कोई भी पछाड़ नहीं पाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक काम कीजिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो बिना किसी विलंब के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अम्ल के बारे में अध्ययन करना है जी। अम्ल के बारे में तो आई होप सभी लोग जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आखिर अम्ल क्या है। देखिए, अम्ल वैसे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। यानी वैसे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं वही अम्ल हैं। हाइड्रोजन आयन का अर्थ क्या हुआ? मीन्स जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसका उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। तो देखिए इन दोनों में H उपलब्ध है, H2CO3 H उपलब्ध है, HCl में भी H उपलब्ध है। तो ये अम्ल है। यही अम्ल का पहचान है कि उस यौगिक में हाइड्रोजन उपस्थित होगा। अब चलिए हम अम्ल के गुण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अम्ल के गुण का अध्ययन करना का ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इसे आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला इसका गुण है कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा इसका गुण है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसका तीसरा गुण देख सकते हैं आप, अम्ल जो होते हैं वो संक्षारक होते हैं। संक्षारक का अर्थ क्या हुआ जी? ये भी जानना जरूरी है कि आखिर संक्षारक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, आप जानते हैं लोहे पर जंग लगता है, तो जंग लगना यानी वैसे ही अवांछनीय पदार्थों का निर्माण हो जाना, ये संक्षारक कहलाता है। तो अम्ल संक्षारक होते हैं, यानी जब ये किसी धातु या किसी पदार्थ से अभिक्रिया करेंगे तो उन पे ये अवांछनीय पदार्थों का निर्माण कर देंगे। तो अम्ल जो होते हैं वो संक्षारक होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अम्ल भस्म या क्षारक से प्रतिक्रिया कर उसे उदासीन बना देते हैं। अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करते हैं तो उसे उदासीन बना देते हैं। ठीक है। देखिए, पांचवा इसका गुण है कि अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल जो होते हैं वो कुछ धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब ये Na से अभिक्रिया एक धातु से अभिक्रिया करेगा, Na एक धातु है, तो ये Na2SO4 के साथ साथ ये H2 का निर्माण करेगा, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो सही बात है कि अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने अम्ल के गुणों का अध्ययन किया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक और इसका आप गुण लिख सकते हैं कि अम्ल का pH मान जो होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो ये अम्ल के गुण हुए। अब हमें ऊर्जा के आधार पर अम्ल के प्रकार को जानना है। वैसे तो अम्ल के प्रकार कई चीज़ों पे डिपेंड है, जैसे सांद्रण के आधार पर भी अम्ल के प्रकार होते हैं, लेकिन उनका अध्ययन हमें नहीं करना है। हमें केवल ऊर्जा के आधार पर अम्ल के जो प्रकार हैं उन्हीं का अध्ययन करना है। तो देखिए, ऊर्जा के आधार पर अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, चलिए हम दोनों के बारे में बारी बारी से जानते हैं। पहला है प्रबल अम्ल। देखिए, जो अम्ल जल में लगभग पूर्णतः आयनित होते हैं और बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी प्रबल अम्ल जो होते हैं वो जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, पूरा आयनित होते हैं, यानी पूरा घुल गए होते हैं
और बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जल में घुलने के बाद से वे बड़ी संख्या में यानी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो उन्हें हम प्रबल अम्ल कहेंगे। जैसे आप HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल को ले सकते हो, नाइट्रिक अम्ल को ले सकते हो। ये तीनों जो हैं वो प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं, याद कर लीजिए, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, तो आप इनका नाम याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए दुर्बल अम्ल दूसरा है, हमें दुर्बल अम्ल के बारे में बात करना है। तो देखिए ये प्रबल अम्ल के ठीक विपरीत है। देखिए जो अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, प्रबल अम्ल पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, और ये आंशिक रूप से यानी कम आयनित होते हैं और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी दुर्बल अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल के ठीक विपरीत है। इसमें हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में निर्माण होता है। तो इसका उदाहरण आप ले सकते हैं कार्बोनिक अम्ल H2CO3, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH और फॉर्मिक अम्ल HCOOH। ये सल्फ्यूरस अम्ल है। ऊपर वाला में सल्फ्यूरिक अम्ल था, लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरस अम्ल होगा। तो ये चार जो हैं वो दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं, और भी कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये ही मुख्य उदाहरण है। और इसी में से आपके एग्जाम में आता है कि कौन दुर्बल अम्ल है या कौन दुर्बल अम्ल नहीं है। तो याद कर लीजिए प्रबल और दुर्बल अम्ल के जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, और इसी तरह वीडियो का आनंद लेते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अम्ल के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, अब हमें क्षारक के बारे में अध्ययन करना है, यानी भस्म या क्षारक दोनों एक ही चीज़ है। भस्म या क्षारक दोनों एक ही चीज़ है। चलिए भस्म का अध्ययन करते हैं, यानी क्षारक का अध्ययन करते हैं। देखिए भस्म या क्षारक वैसे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। यानी भस्म जो होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के द2। इनके उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे कि OH उपलब्ध है, OH। तो जिसमें OH उपलब्ध हो वो क्षारक होंगे, और जिसमें H उपलब्ध हो वो अम्ल होंगे। यही ट्रिक आप याद रखिए, और इस प्रकार आप अम्ल एवं क्षारक को टिक लगा पाएंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है। अब चलिए हम क्षारक के गुणों का अध्ययन कर लें। इसके भी कई सारे गुण हैं, जैसे हमने अम्ल के गुणों को अध्ययन किया, उसी तरह चलिए अब क्षारक के गुणों का अध्ययन कर लें। तो देखिए भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, वहीं अम्ल जो था वो स्वाद में खट्टा होता है। तो इस प्रकार आप अम्ल एवं क्षारक में अंतर भी लिख सकते हैं। जब आप इनके गुणों को पढ़ लीजिएगा, दोनों के गुण को आप मालूम होगा, दोनों का गुण यदि आपको मालूम होगा तो आप उनमें अंतर भी लिख सकते हैं। दूसरा है भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी ये अम्ल से ठीक विपरीत है। वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा था, तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। याद कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी ये। भस्म साबुन की तरह चिकने होते हैं, और भस्म जो होते हैं अम्ल से प्रतिक्रिया कर उसे उदासीन कर देते हैं। पांचवा इसका गुण है कि भस्म भी संक्षारक होते हैं, परंतु ये मृदु संक्षारक होते हैं। हमने ऊपर वाला यानी अम्ल में बताया कि अम्ल संक्षारक होते हैं, तो ये भी संक्षारक होते हैं, लेकिन ये थोड़ा कम संक्षारक होते हैं। एक और आप इसका गुण लिख सकते हैं कि इसका जो pH मान होता है, क्षारक का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्षारक, अब हमें क्षार के बारे में अध्ययन करना है। ऊपर हमने क्षारक के बारे में अध्ययन किया। क्षारक और क्षार इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, जमीन आसमां का अंतर है इन दोनों में। तो आप दोनों को एक मत समझ लीजिएगा, एक समझने का भूल आप मत कीजिएगा। चलिए अब हम क्षार के बारे में अध्ययन कर लें, आखिर क्षार होता क्या है। तो देखिए जल में घुलनशील भस्म या क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहेंगे। यानी जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो क्षारक होगा वो क्षार नहीं होगा, लेकिन जो क्षार होगा वो क्षारक अवश्य होगा, क्योंकि क्षारक से ही क्षार बनता है। जो क्षारक जल में घुलनशील होंगे उसे हम क्षार कहेंगे। अब देखिए ऊर्जा के आधार पर क्षार के प्रकार। तो ऊर्जा के आधार पर क्षार के 2 प्रकार होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। दोनों का अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। और
चलिए देखते हैं पहला प्रबल क्षार आखिर क्या होता है। तो देखिए, जो क्षार जल में लगभग पूर्णतः आयनित होते हैं और बड़ी संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। यहाँ पे अम्ल लिखा गया, क्षार कर लीजिए, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ना, वो जल में घुलने के बाद से पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन आयन अम्ल देगा और हाइड्रोक्साइड आयन क्षार देगा। याद कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हैं प्रबल क्षार हैं। अब हमें दुर्बल क्षार का अध्ययन करना है। दुर्बल क्षार, आप इनका एग्जाम्पल भी याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये पूछे जाते हैं। ओके, देखिए, जो क्षार जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। यहाँ पे अम्ल हो गया है, गलती हो गया है, क्षार आप लिख लीजिएगा, दुर्बल क्षार कहते हैं। और एक बात, यदि आप अच्छे अंक इस विषय में लाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका एक नोट्स बनाइए और खुद से उसे याद कीजिए। ठीक है, खुद से नोट बनाइए क्योंकि खुद का नोट ही बेटर नोट्स होता है। ठीक है, अब देखिए, इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। इसके उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ। इसका सूत्र होता है MgOH के द होल 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH के द होल 2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH। यानी ये जो हैं वो दुर्बल क्षार के उदाहरण याद कर लीजिए। एग्जाम्पल भी काफ़ी आवश्यक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप उदाहरण भी याद कीजिए क्योंकि उदाहरण में से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं और pH के बारे में अध्ययन करते हैं। हम जानेंगे कि आखिर pH का अर्थ क्या होता है और pH क्या है और इसका उपयोग क्या है, सभी के बारे में हम जानेंगे बारी बारी से। बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक बटन क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पीएच के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पीएच, यहाँ पे जो पी देख रहे हैं उसका अर्थ होता है पोटेंज, पी पोटेंज है और जो एच जो है वो हाइड्रोजन है। ओके, पीएच पोटेंज हाइड्रोजन। तो पीएच पोटेंज डी हाइड्रोजन का शाब्दिक अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। पोटेंज यानी होता है पावर, पावर यानी क्षमता, यानी हाइड्रोजन आयन के क्षमता को ही पीएच कहते हैं। यानी पीएच का शाब्दिक अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की क्षमता या सांद्रण, क्षमता या सांद्रण, पोटेंज डी हाइड्रोजन। चलिए पीएच के परिभाषा को जान लेते हैं कि आखिर पीएच हम कहते किसको हैं। तो देखिए पीएच किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को उस बिलियन का पीएच कहते हैं। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को उस बिलियन का पीएच कहते हैं। तो देखिए पीएच का सूत्र क्या निकलेगा, परिभाषा को पढ़ के मैं सूत्र बना के देता हूँ आपके लिए। देखिए किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का व्युत्क्रम ये हुआ, हो गया, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का व्युत्क्रम हुआ ये। अब आगे पढ़िए, व्युत्क्रम के लघु गुणक को, यानी इसमें लघु गुणक यानी ये जो लॉग है उसे हम लघु गुणक कहते हैं, लॉग को लघु गुणक कहते हैं। तो किसी बिलियन में पीएच का परिभाषा, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को उस बिलियन का पीएच कहते हैं। तो पीएच को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वो तो हमारा सूत्र हो गया, याद कर लीजिए इसे। और आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इनटू हाइड्रोजन आयन। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इनटू हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आयन है तो माइनस आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। ओके, चलिए फार्मूला देख लेते हैं, कुछ फार्मूला और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना सीखेंगे हम यहाँ पे। देखिए लॉग 10, लॉग यानी हमने ऊपर आपको बताया लॉग जो होता है यानी लघु गुणक को लॉग कहते हैं, लघु गुणक को लॉग कहते हैं। तो लॉग 10 इज इक्वल टू 1 होता है, लॉग 10 इज इक्वल टू 1 होता है, याद कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉग 10 इज इक्वल टू 1। और दूसरा फार्मूला है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन गुने हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल टू 10 के पावर माइनस 14। यहाँ पे ये चिन्ह है उसे हम पावर देकर लिखे हैं क्योंकि देखिए 10 के पावर माइनस 24, हाइड्रोजन आयन गुने हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 14। याद कीजिए
हाइड्रोजन आयन H प्लस गुने OH माइनस इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 14। अब देखिए ये फार्मूला, तीसरा फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप तीनों फार्मूला को याद कर लीजिए, और क्योंकि आगे न्यूमेरिकल बनाने में इनके काम आएंगे, इसलिए इन तीनों फार्मूला को याद कीजिए। log 10 इज इक्वल टू 1, H प्लस गुने OH माइनस इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 14, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन। अब चलिए न्यूमेरिकल आ ही गया, मैं कह रहा था कि न्यूमेरिकल बनाने में इसका काम आएगा, तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लें। फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर, ये पावर है 10 के पावर माइनस 5 मोल है, तो उसका पीएच मान ज्ञात करें। यानी हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है और हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का इस्तेमाल कर हमें पीएच को ज्ञात करना है। काफ़ी आसान प्रश्न है, सूत्र का उपयोग कर आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए हाइड्रोजन आयन आपको दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू यहाँ पे आपको 10 के पावर माइनस 5 दिया हुआ है, और अब आपको पीएच निकालना है। तो पीएच का फॉर्मूला आप जानते हैं कि पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया। और देखिए माइनस लॉग को उसी तरह रहने दीजिए और हाइड्रोजन आयन का मान आप भर दीजिए 10 के पावर माइनस 5। ओके, अब देखिए माइनस लॉग का माइनस, और उसके बाद से आप माइनस 5 को इधर ला दीजिए, माइनस 5 को इधर ला दीजिए। क्यों, समझ रहे हैं? माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन, माइनस तो उसी का हो गया माइनस, और फिर माइनस 5 है तो उसे बाहर ला दीजिए, और फिर आप लिख दीजिए लॉग 10 माइनस 5 गुना लॉग 10। ओके, माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, और लॉग 10 का मान मैंने आपको बताया 1 होता है, इसलिए इसका पीएच मान 5 प्राप्त हो जाएगा। तो एक ट्रिक भी है इसे आसानी से ज्ञात करने के लिए, हमने पीएच मान तो 5 निकाल लिया, लेकिन एक इसका बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि देखिए हाइड्रोजन आयन आपको 10 के पावर माइनस 5 मोल दिया हुआ है, तो जितना पावर होगा उतना ही पीएच हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन जितना दिया होगा उतना ही आपका पीएच हो जाएगा। तो 10 के पावर माइनस 5 यानी पावर आपको 5 दिया हुआ है, इसलिए उसका पीएच मान जो होगा वो 5 हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। यदि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे 10 के पावर माइनस 7 दिया होता तो पीएच मान 7 हो जाता। उसी तरह हाइड्रोजन आयन कितना भी दिया हो उसका पावर जितना होगा वही उसका पीएच मान हो जाएगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा है और आप थोड़ा भी समझ रहे हैं कि ये वीडियो नॉलेजेबल है, जानकारी देने योग्य है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए एक और न्यूमेरिकल प्रश्न है, उसे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा पहले वाले प्रश्न से थोड़ा हार्ड प्रश्न है, और आई होप एक प्रश्न आप समझ लीजिएगा तो बाकी प्रश्न आप आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट सीखिए, याद ना कंसेप्ट सीखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी विलयन में पीएच की गणना करें जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 0.0001 मोल है। इस 0.001 को आप इस तरह लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं, क्यों नहीं। दशमलव है तो उसका 0 नीचे आ जाएगा, 4 दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 0 हो जाएगा। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं, 4 0 है तो 10 के पावर 4 कर सकते हैं हम। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो आप इसके बदले में आप 10 के पावर -4 लिखना शुरू कीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी हुई है, यानी आपको OH माइनस दिया हुआ है। OH माइनस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी? OH माइनस आपको 10 के पावर -4 दिया हुआ है, और आपको पीएच ज्ञात करना है। तो पीएच तो ज्ञात करने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन की आवश्यकता पड़ेगी, हाइड्रोजन आयन की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो चलिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन आयन निकालते हैं। हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा तो पीएच तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। चलिए हाइड्रोजन आयन निकालते हैं। H प्लस गुना OH माइनस इज इक्वल टू कितना होगा आप बताइए। H प्लस गुना OH माइनस इज इक्वल टू आपका 10 के पावर -14 हो जाएगा। अब H प्लस लिख दीजिए, और OH माइनस का वैल्यू है आपका 10 के पावर -4, इसे भर दीजिए, और 10 के पावर -14।
अब देखिए H+ का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये गुना कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी बट्टा में 10 के पावर -4 हो जाएगा और वो 4 ऊपर जाएगा तो आपको प्राप्त होगा 10 के पावर -10। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप निकाल सकते हैं। 10 के पावर -10 प्राप्त हो गया। और ऊपर मैंने आपको एक ट्रिक बताया, H+ का पावर जितना हो उतना ही उसका pH मान हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं ऊपर के माध्यम से, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसलिए आपको pH जो होगा वो 10 प्राप्त हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं pH = -log इंटू हाइड्रोजन आयन बैठा के, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट pH बराबर 10 लिख दिया हूँ क्योंकि इसका पावर जो है 10 है। जितना पावर होगा हाइड्रोजन आयन का उतना ही उसका pH हो जाएगा। ओके, अब चलिए, ये 2 न्यूमेरिकल प्रश्न इस पाठ से थे। और भी प्रश्न आपको मिलेंगे, बस इसी पे बेस होंगे। जो मैं आपको 3 सूत्र दिया हूँ उसी से सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। इसलिए उन फार्मूला को याद कर लीजिए और वीडियो का आनंद ले पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक तो बनता है जी, लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए वीडियो को। अब हमें पीएच स्केल के बारे में जानना है। पीएच के बारे में तो हम लोग जान लिए, अब पीएच स्केल क्या है चलिए उसकी अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है। स्केल यानी पैमाना, पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता की जांच की जाती है। यानी पीएच स्केल के द्वारा किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता की जांच की जाती है। पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता की जांच की जाती है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसकी खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पीएच स्केल की खोज कब हुई, किन्होंने किया, किसने किया, तो 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने किया पीएच स्केल की खोज। ओके, अब हमें कुछ यहाँ पे आपको काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ दिया गया है। ये आप देख पा रहे हैं विलयन और उसका पीएच। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है जी, तो ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इन तीनों को याद कीजिए। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, उदासीन विलयन का पीएच मान 7। ये बेसिकली सभी स्टूडेंट्स को याद होगा और जिनको नहीं याद है वो इसे याद कर लें। और मैं एक सलाह दूंगा कि आप साथ साथ पढ़िए, नोट्स बनाइए, पॉज करके जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसे ट्राई कीजिए तो आप अच्छा कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अम्ल एवं क्षारक के बारे में पढ़ लिए। अब हमारा टॉपिक है लवण। लवण लवण के बारे में हमें अध्ययन करना है, जिसे अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं। तो देखिए, लवण वे रासायनिक यौगिक हैं जो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। आगे ना पॉइंट, आगे ना पॉइंट। देखिए, लवण वे रासायनिक यौगिक हैं जो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। अब अभिक्रिया हमें कराना पड़ेगा कि क्या ये बात सही है या नहीं, कि आखिर क्या ये बात सही है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप ही लवण बनते हैं। चलिए इसे सत्यापित करते हैं। एक अम्ल का उदाहरण ले लीजिए आप। अम्ल HCl को मैंने ले लिया और फिर क्षारक को आप ले लीजिए NaOH, एक क्षारक है। ये अम्ल हुआ, ये क्षारक हुआ। जब इसका मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या वाकई लवण बन पाएगा? चलिए देखते हैं। अभिक्रिया होगा तो Na जाएगा, 1 जाएगा 4 के संगे और 3 जाएगा 2 के संगे। तो 3 जाएगा 2 के संगे तो बनेगा आपका NaCl और वो जाएगा तो बनेगा H2O। तो ये NaCl जो बना है यही तो साल्ट है, यही तो नमक है, यही तो लवण है। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। ये बात तो सत्यापित हो गया जी। अब हम लवण के परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर कौन कौन से परिवार लवण के होते हैं। यानी लवण के एक तरह से मान लीजिए कि लवण के सदस्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन लवण होते हैं। तो बेसिकली मुख्य रूप से हमें 5 लवण परिवार के बारे में अध्ययन करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है क्लोराइड लवण, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये जो है उसका उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड लवण का उदाहरण है। दूसरा है कार्बोनेट लवण और Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट लवण का उदाहरण हो गया। यानी इधर जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये वो इन सब का उदाहरण है। ठीक है। चलिए देखते हैं। तीसरा है फॉस्फेट लवण, तो इसका हो जाएगा Ca3PO4 के द होल 2 यानी कैल्शियम फॉस्फेट।
चौथा है सल्फेट लवण। सल्फेट लवण का उदाहरण हो जाएगा Na2SO4 और पांचवा है नाइट्रेट लवण MgNO3 के द होल 2 यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट। सबको आप नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए तो अच्छा रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लवणों के पीएच मान का अध्ययन कर लेते हैं कि आखिर किस लवण का पीएच मान कितना होता है। देखिए लवणों के पीएच मान का अध्ययन हमें करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामान्य लवण का पीएच मान 7 होगा, याद कीजिए सामान्य लवण का पीएच मान 7। अम्लीय लवण, जाहिर सी बात है अम्लीय लवण है तो 7 से कम पीएच होगा, क्षारीय लवण है तो 7 से अधिक पीएच होगा। आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक के बारे में हमें इस आपके एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो इसलिए मैं इसमें कोई ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको निर्माण सिखा दूंगा कि कैसे नमक बनता है। देखिए हम जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है, तो ये भी लवण है तो इसका भी निर्माण अम्ल एवं क्षारक के मिलने से होगा। तो चलिए ये HCl क्या है जी? अम्ल है। हाइड्रोजन उपस्थित है तो अम्ल है। NaOH क्या है जी? अम्ल है, क्षारक है क्योंकि इसमें OH उपलब्ध है। और इन दोनों का जब मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो बनेगा NaCl। ये क्या है? नमक है जी, नमक है। साधारण नमक का सूत्र है NaCl और NaCl का निर्माण हुआ अम्ल एवं क्षारक के मिलने से। तो बस इतना ही हमें पढ़ना था कि किस तरह क्या इक्वेशन होता है साधारण नमक बनाने का। बाकी की यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई हैं जिसे आप याद कर सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में होंगे। प्राकृतिक स्रोत दिया हुआ है और उसमें जो अम्ल होते हैं वो दिया हुआ है। इसे आप खुद से याद कर लीजिए, देख लीजिए। जूम करके मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पे सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, खट्टा दूध में लैक्टिक, नींबू में साइट्रिक, चिट्टी के डंक में मेथोनोइक, नेटल के डंक में मेथोनोइक, यानी सभी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को याद कर लीजिए तो आपका 2 नंबर तो पक्का हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिख रहे होंगे, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ढोवन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे हमें यही 4 टॉपिक पढ़ने के बाद से हमारा ये अम्ल क्षारक एवं लवण का पाठ समाप्त हो जाएगा। और इन चारों टॉपिक पे मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखा है अपने चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। देखना जरूरी है, देख लीजिएगा तो आपका अम्ल क्षारक एवं लवण पूरा समाप्त हो जाएगा। चारों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ नाम के साथ। ब्लीचिंग पाउडर का भी लिंक है, बेकिंग सोडा का भी लिंक है, धुआं सोडा का भी लिंक है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी लिंक है। चारों वीडियो को आप बारी बारी से देख लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपका पूरा अम्ल क्षारक एवं लवण समाप्त हो जाएगा और बेसिकली एग्जाम में आपका 10 नंबर तो पक्का हो जाएगा जी। चलिए यहाँ पे कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है। बेकिंग पाउडर का सूत्र, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3। ओके। धोवन सोडा यानी साबुन जो होता है वही है धोवन सोडा, इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2 है उधर, ठीक है। और इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू ½ H2O। तो इस प्रकार आप इन सब का सूत्र को याद कर लीजिए। बेसिकली मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इन चारों वीडियोज़ को जाके आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चारों वीडियो को बारी बारी से देख लीजिए तो आपका ये पाठ पूर्णतः खत्म हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अंत में मैं कहूँगा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, यानी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।